नमस्कार दोस्तों, जिंदगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। दोस्तों फाइनली यूकेपीएससी ने लेक्चरर की वैकेंसी दोस्तों रिलीज कर दी है। अगर आप दोस्तों मैथमेटिक्स लेक्चरर बनना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। कल दोस्तों एक विज्ञापन जारी किया गया था यूकेपीएससी के द्वारा 18 अक्टूबर 2024 को, और इसी दिन से दोस्तों फॉर्म भरने भी शुरू हो चुके हैं। 7 नवंबर तक दोस्तों फॉर्म भरे जाएंगे। टाइमली इस फॉर्म को भर लीजिएगा। इसके बाद जो शुल्क जमा करने की तिथि है लास्ट, वो भी 7 नवंबर 2024 रहेगी। फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो फिर आपको 19 नवंबर से 28 नवंबर में फॉर्म करेक्शन के लिए समय मिलेगा। अब थोड़ा दोस्तों देख लेते हैं कि भाई टोटल कितने पद निकले हैं। ओवरऑल पहले देखते हैं, फिर मैथमेटिक्स के देखेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि ओवरऑल जो पद है दोस्तों वो 613 पद निकले हैं, जिसमें सामान्य शाखा में 550 और महिला शाखा में 63 पद है। सामान्य शाखा का अर्थ है जीआईसी स्कूल होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। महिला शाखा में जीजीआईसी स्कूल आते हैं जो स्पेशली गर्ल्स के लिए होते हैं, और इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई करेंगे। तो सामान्य शाखा में अलग निकले हैं पद 550, और फीमेल में आपके निकले हैं 63 पद। तो पहले देख लेते हैं भाई इसमें गणित के पदों की संख्या कितनी है। तो कुल मिला के यहाँ पे 24 पद निकले, जो कि काफी कम है, और ये काफी अनएक्सपेक्टेड है कि इतने कम पद निकले, जबकि पिछले बार भी काफी सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे मेंस, और काफी सारे पद खाली रह गए थे, क्योंकि जो इनका मेंस का क्राइटेरिया उसमें आपके 200 मार्क्स का पेपर आता है, जिसके लिए मात्र 3 घंटे का समय मिलता है। 200 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, और कई सारे बच्चे इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। अब इसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल बहुत ही कम पद है, जो कि एक तरह से गणित के कैंडिडेट्स के संग बहुत अन्याय है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के जो अब जो बच्चे हैं या फिर उत्तराखंड की सरकार है, इसको मैथमेटिक्स के टीचर की आवश्यकता ही नहीं है, या फिर इसमें कई सारे गेस्ट टीचर मुझे लगता है कि भर दिए गए हैं, जिसके कारण से अब इन पदों को नहीं निकाला जा रहा है। तो फिलहाल अभी दोस्तों इस के बारे में डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि भाई पद कितने निकले हैं। लेकिन जितने भी निकले हैं फिलहाल 24 पद हैं। इसके बाद अगर महिला शाखा की बात करें तो आपके 5 पद है। तो कुल मिला के 29,200 पोस्ट हैं, ये आपकी फिलहाल आपकी दिखाई दे रही हैं, जो कि अभी निकली हैं। इसमें कुछ अग्रिम पद हैं फिजिकली हैंडीकैप के भी, ठीक है। तो फिलहाल अभी देख लेते हैं कि आपको जब प्रवक्ता बनना है तो देखिए क्या क्या चाहिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत दोस्तों ये पद निकला है, इसमें 4800 ग्रेड पे का 200 पद है। लेवल तो काफी अच्छा है इसका। इसके बाद देखेंगे अराजपत्रित है, अस्थायी एनपीएस के अंतर्गत दोस्तों आता है। न्यूनतम एज अगर आप देखेंगे तो 21 है, अधिकतम आयु 42 वर्ष है, यानी 21 से 42 वर्ष के हो तो अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद देखते हैं कि आपकी शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए अनिवार्य। तो अगर आप प्रवक्ता गणित दोस्तों बनना चाहते हैं तो आपको पहले तो पीजी होना चाहिए मैथमेटिक्स में, चाहे आप एमए मैथमेटिक्स हो चाहे एमएससी मैथमेटिक्स हो, दोनों चल जाएगा। इसके अलावा बीएड होना चाहिए। बाकी अधिमानी अर्हता की बात करें तो इतनी आवश्यक होती नहीं, लेकिन फिर भी देख लो प्राधिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अगर आपकी सेवा हो, या फिर आपके पास एनसीसी का बीएससी सर्टिफिकेट हो, एनएसएस का सीसी सर्टिफिकेट हो, अधिमान मिल जाएगा। लेकिन ये सब बात की बातें होती हैं, मेनली आपका जो स्क्रीनिंग है उसमें कोई अधिमान नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि आयु गणना की जो आपकी विनिश्चायक तिथि है, यानी कि कब से कैलकुलेट होगी। 1 जुलाई 2024, यानी कि 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1982 से पूर्व है तो आपको नहीं भर सकते। 1 जुलाई 2003 के पश्चात का जन्म है तो फिर नहीं भर सकते। हालांकि दोस्तों जो ऊपरी आयु सीमा उसमें अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलती है, न्यूनतम में कभी नहीं मिलती, ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलती है। अगर आप देखिए एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी में आते तो ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उसके आश्रित हैं तो फिर उसके बाद आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप दिव्यांगजन अभ्यर्थी के अंतर्गत आते हैं तो ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिल जाएगी। ऐसी सशस्त्र सेना में रहे हैं या फिर भूतपूर्व सैनिक रहे तो फिर आपको छूट मिल जाती है। तो ये कुछ छूट हैं जिनको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि अब अनिवार्य वांछनीय अर्हता क्या है। बेसिकली बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या उत्तराखंड के बाहर के लोग अप्लाई कर सकते हो। देख लीजिए आप कब अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई सबसे पहले तो यह है कि अगर आपने उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया हो तो आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत या फिर राज्य सरकार में कार्यरत हैं या फिर उसके अधीन किसी संस्था में कार्यरत हैं, लेकिन आपका परमानेंट पद होना चाहिए, जिनकी ट्रांसफर उत्तराखंड से बाहर नहीं हो सकता, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके अधीन किसी उपक्रम में नियमित पदों पर आप कार्यरत हैं, और ऐसे कर्मी जिनकी यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो सकता है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि उत्तराखंड में आके सरकारी जॉब कर रहे हैं और उनकी यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो सकता है, तो वे स्वयं या फिर उनके पति पत्नी या फिर उनके पुत्र पुत्री जो भी हो वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका के लिए बाहर गए हैं उनके पति पत्नी उनके पुत्र पुत्री भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले तो ये, ठीक है। इसके अलावा
अगर आपने सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराया है तो भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ सैनिक जो कि उत्तराखंड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया है तो वे भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी ये योग्यताएं दोस्तों होनी चाहिए, यानी कि आपने उत्तराखंड से 10th और 12th अगर किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड के स्थायी निवासी तो अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में किसी ऐसी सरकारी नौकरी पर है कि जिसको यहाँ से ट्रांसफर नहीं किया सकता, आपके पिताजी या क्या कहते हैं आप खुद हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पति हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपकी पत्नी है तो आप पति हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है ना। तो ये आपका रहेगा यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका, ठीक है। इसके बाद बाकी आरक्षण, इस पर बात नहीं करेंगे, ये तो हमने ऑलरेडी पहले भी कई बार डिस्कस किया है, डिटेल में कभी फिर चर्चा करेंगे। जो मेन चीज़ है उसको थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। परीक्षा योजना को एक बार देख लेते हैं वो क्या रहेगी। शुल्क की बात करें तो 172.230 दोस्तों आपका शुल्क रहेगा। वैसे 150 रहता है, प्रोसेसिंग फीस पड़ती है 22 रुपये की। तो ये आप मान लीजिए अगर आप अनरिजर्व हैं, ठीक है, तो आपको पड़ेगा। ओबीसी को भी सेम शुल्क है। इसके अलावा SC/ST को 82.30 है। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर है तब भी वही सेम शुल्क है 172.30। इसका शारीरिक दिव्यांग है तो कोई शुल्क नहीं है, बस खाली प्रोसेसिंग फीस पड़ेगी। ऑर्फन है तो कुछ भी नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कि इसमें परीक्षा योजना क्या रहेगी। देखिए इसमें 2 चरण रहते हैं दोस्तों, एक रहेगा आपका स्क्रीनिंग का, दूसरा रहेगा मेंस का, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए ध्यान रखना है दोस्तों कि जो परीक्षा आपकी 2 चरणों में दोस्तों होने वाली है, एक आपका स्क्रीनिंग होगा प्लस होगा मेंस। अब ध्यान रखना है कि जो स्क्रीनिंग है दोस्तों वो अहरकारी प्रकृति का होगा, यानी कि इसके मार्क्स आपके मेंस में नहीं जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी एक क्राइटेरिया और आया है न्यूनतम मार्क्स का, यानी कि इसमें आपको न्यूनतम मार्क्स भी लाने पड़ेंगे प्लस आपको मेरिट में भी आना पड़ेगा, ठीक है। न्यूनतम मार्क्स नहीं ला पाओगे तो फिर मेरिट में ही कंसिडर नहीं किया जाएगा, वैसे ही बाहर हो जाओगे, ठीक है। बट ये इसका अर्थ ये ना निकालना कि न्यूनतम मार्क्स लेकर आ रहे हो तो सीधे सीधे आपको मेंस में एंट्री मिल जाएगी, वो भी नहीं होगा, ठीक है। इतने मतलब रिस्पेक्टेड कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक क्राइटेरिया बनाया गया है, उतने मिनिमम मार्क्स लाने हैं एंड देन उसके बाद क्या करना है कि मेरिट में भी आना है एंड देन उसके बाद आपका अगले चरण में आप क्वालिफाई होंगे। हालांकि जो स्क्रीनिंग के मार्क्स है वो आपके मेंस में नहीं जुड़ेंगे, केवल मेंस के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसके बारे में कई बार हम दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस में, आप उसको देख लीजिएगा। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और सामान्य अध्ययन 150 इसमें प्रश्न रहेंगे, अधिकतम मार्क्स भी 150 रहेगा, 2 घंटे का है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हर गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक कट जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो केवल अहरकारी प्रकृति की होगी, इसमें केवल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। जब आपका सेकंड फेज आएगा, जब आप स्क्रीनिंग परीक्षा क्वालिफाई करके आप पहुंच जाएंगे तो फिर आपकी एक विषयवार लिखित परीक्षा होगी, वो भी आपकी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, कोई भी सब्जेक्टिव टाइप नहीं होगी। इसमें 200 प्रश्न आएंगे, अधिकतम अंक 200 होंगे, समय अवधि 3 घंटे होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे मैथमेटिक्स वाले हैं तो आपके मैथ्स से संबंधित प्रश्न आएंगे। उसका सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस तो यह है, शिक्षण अभिरुचि इसमें पूछा जाता है। इसके अलावा जनरल नॉलेज पूछी जाती है, उत्तराखंड की जनरल नॉलेज पूछी जाती है। इसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट, सामान्य बुद्धि परीक्षण दोस्तों आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा और सामान्य हिंदी दोस्तों पूछी जाती है। तो ये आपके 5 पार्ट्स में डिवाइडेड स्क्रीनिंग 150 मार्क्स का दोस्तों पेपर होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि दोस्तों इसका जो मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस क्या है। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस को एक बार दोस्तों देख लेते हैं, हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश वाले को पार्ट को देख लेते हैं एक बार, फटाफट से देखेंगे। तो थोड़ा देखना है कि आपका जो मैथ्स का सिलेबस है वो क्या है। देखिए मैथ्स का सिलेबस है और अच्छा सिलेबस दोस्तों, काफ़ी डिटेल सिलेबस है। ज़्यादातर दोस्तों 12th बेस है, 70% पार्ट दोस्तों इसमें 12th का रहने वाला है और कुछ पार्ट इसका BSc करेगा, कुछ पार्ट का MSc करेगा, नेग्लिजिबल MSc का। यहाँ पर देख सकते हैं सेट थ्योरी है, रिलेशन फंक्शन है दोस्तों जो आप पढ़ते हैं तो 11th-12th में। इसके अलावा यूनिट 2 है, इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन, लीनियर इनक्वालिटीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज। यूनिट 3 में आप देख सकते हैं 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। इसके बाद आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग। इसके अलावा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसके अलावा वेक्टर एनालिसिस भी होगा इसमें, जो ऊपर पे है ये, ठीक है। तो वेक्टर एनालिसिस भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा डिटेल दोस्तों सिलेबस है। अब दिक्कत ये है कि इसमें दोस्तों डिटेल सिलेबस है तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के आते हैं और 200 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके लिए केवल 3 घंटे का समय मिलता है, तो वो थोड़ा सा कभी कभार कम पड़ जाता है। अभी कम किन के लिए पड़ता है, कम उनके लिए पड़ता है जिनकी तैयारी उतने अच्छे से नहीं होती है। इसीलिए हम दोस्तों अभी से आपको एम्फेसाइज करते हैं कि आप प्रिपरेशन करते रहें। देखिए दोस्तों आप अगर इस सिलेबस को ध्यान से देखें तो सिलेबस दोस्तों ऐसा है कि जिसके लिए कम से कम आपको 8 से 9 महीने दोस्तों चाहिए अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए, वो भी तब जब आपका थोड़ा सा नींव अच्छी हो, बेसिक अच्छा हो। अदरवाइज दोस्तों ये जो पूरा सिलेबस है आपकी पूरी 1 साल की डिमांड करता है। देखिए जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एक समय की आवश्यकता होती है। आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि स्क्रीनिंग को क्वालिफाई करेंगे एंड देन उसके बाद आप सीधे सीधे
मेंस को क्वालिफाई कर देंगे 2 से 3 महीने में, क्योंकि 2 से 3 महीने में क्वालिफाई होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि लेवल दोस्तों बढ़ चुका है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि यही जो आपका 200 प्रश्न है जो कि आपको 3 घंटे के अंदर करने होते हैं, और इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरा ये है प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तीसरा क्या है स्पीड भी बहुत मैटर करती है, और प्रश्नों का जो लेवल है वो भी अच्छा रहता है। ऐसा नहीं कि प्रश्न भी बहुत आसान से आ रहे तो अब धड़ाधड़ किए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है, पहले तो कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए, सारा का सारा सिलेबस आपका कवर होना चाहिए, सारी चीज़ें आनी चाहिए। दूसरा आपका कि क्वेश्चन करने की जो आपकी सोच है, स्किल है, वो अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसमें तेजी भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी? वो प्रैक्टिस से आएंगी, और ये इसमें समय लगता है, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा और कल आ गई। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अभी से ही एक अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर आपको समस्या आ सकती है। क्योंकि पिछले बार भी दोस्तों यही हुआ था कि पिछले बार काफ़ी सारे पद जो थे वो खाली रह गए थे, क्योंकि हुआ क्या था कि केवल 4 लोग ही सिलेक्ट हो पाए थे, 4 से 6 लोग दोस्तों सिलेक्ट हो पाए थे। कारण क्या था कि कई सारे जो लोग हैं कैंडिडेट्स, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। ज़्यादातर आपका जो फोकस है वो स्क्रीनिंग एग्जाम को निकालने में ही रहता है। स्क्रीनिंग एग्जाम तो आप निकाल लेते हैं, लेकिन फिर मेंस के लिए आप प्रिपरेशन नहीं हो पाती, उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाती, क्योंकि ज़्यादातर हम फिर स्क्रीनिंग की ही तैयारी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको इनको साथ साथ दोस्तों लेकर चलना पड़ेगा। ये एग्जाम ही ऐसा है कि आपको इसको साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी जाके ये क्वालिफाई हो पाएगा। तो ये जो सब्जेक्ट है इसको आपको प्रिपेयर करने में समय लगता है। हम हमेशा से यही कहते हैं बार बार कि आप लगातार प्रिपरेशन करें, कंटिन्यूस प्रिपरेशन करें, थोड़ा लंबी प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपको इससे अपनी कमजोरियां पहचानने में मौका मिलता है, आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाता है। फिर आप क्या करेंगे, जल्दबाजी में ऊपर ऊपर ही पढ़ेंगे, और वहां पर एग्जाम में बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट, डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो फिर उनको आप कर नहीं पाते, और फिर आप दिक्कत ये रहती है, फिर आप ये सोचते हैं कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई, या फिर आप कभी कभार टीचर्स को दोष देने लग जाते हैं। तो इसके लिए क्या है, सबसे बेस्ट ये है कि आप एक बढ़िया प्रिपरेशन करें, क्योंकि क्वेश्चंस तो कैसे ही पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, जैसे पिछले बार उत्तराखंड एलटी में अगर आप एग्जांपल ले, तो वहां पर भी ये हुआ कि लोगों ने ऊपर ऊपर पढ़ा, अब उन्होंने डीप चीज़ें नहीं पढ़ी। तो थोड़ा सा जिन लोगों ने अच्छे से डीप से पढ़ा था, तो उन्होंने टीचिंग पैडागोजी को बहुत अच्छे से किया, जो पैडागोजी के क्वेश्चंस आए थे उन्होंने बहुत अच्छे से उसको कवर किया। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको डीपली इसको पढ़ना पड़ेगा, सीरियस लेना पड़ेगा, इन एग्जाम को आपको सीरियस लेना पड़ेगा। जैसे लोग आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं, तो एक लॉन्ग प्रिपरेशन करते हैं, तो ऐसे ही आपको टीचिंग एग्जाम उनकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। आपको सोचना पड़ेगा कि यस, मुझे आगे जाके लेक्चरर बनना है, तो फिर मुझे अभी से ही इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एक लंबा समय, ये नहीं कि जब फॉर्म आएंगे तो फिर मैं 2-3 महीने में इसको प्रिपेयर करूंगा या करूंगी, तो ऐसे नहीं हो सकता दोस्तों। मैं भी जब अपने समय पर था तो मैं ये कभी भी ये नहीं सोचता था कि लेक्चरर के फॉर्म आएंगे और मैं पढ़ाई करूंगा, देन उसके बाद निकालूंगा। मैं हमेशा से अपनी प्रैक्टिस करता रहता था, मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मैं लगा रहता था, तो मैंने कई सारी चीज़ें करी। मैं प्राइवेट जॉब भी करता था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, लेकिन साथ ही साथ मैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता था, लगातार अपनी स्किल्स इंप्रूवमेंट करता था, अपने सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। तो जैसे ही फॉर्म आए तो फिर मेरे लिए बहुत इजी था, क्योंकि मेरे लिए बड़ा आसान था इस चीज़ को क्लियर करना, क्योंकि अब मेरे को ये था कि मैं कई समय से पढ़ने में लगा हुआ था। तो मेरे लिए अब ये चीज़ नहीं था कि अब मुझे इतने सिलेबस को कवर करना है, बस मुझे प्रैक्टिस करनी थी, एग्जाम की प्रैक्टिस करनी थी, स्पीड की प्रैक्टिस करनी थी। वही चीज़ होती है, पहला यही होता है कि पहले आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, दूसरा आपका क्या है कि प्रैक्टिस, और तीसरा क्या होता है स्पीड। तो मैं इन दो पड़ाव पे पहले ही पहुंच चुका था, पूरा हो चुका था, तो मुझे स्पीड पे वर्क करना था कि भाई कितने जल्दी जल्दी मैं एग्जाम को मैं करूंगा, और वो चीज़ अपने आप ही हो जाती है इंप्रूव। तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, फिर उसके बाद आपको ये प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन के लिए दिमाग लगाना है, क्योंकि पहले पहले जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो दिमाग नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि पहली बार कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो धीरे 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 आपको एक क्वेश्चन करने में समय लगेगा। लेकिन जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो फिर क्या होगा कि धीरे धीरे आपकी स्पीड भी क्या होगी, इंप्रूव होगी, एकदम से क्लिक करेगा देखते ही क्वेश्चन को दिमाग में कि ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए। तो वो चीज़ें कैसे आएंगी, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मेहनत करने से आएंगी। ये चीज़ आपने समझनी है। कई लोग मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, और इसी कारण से फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, और बार बार वही सेम रिजल्ट होता रहता है। तो ये चीज़ों को आपने दोस्तों थोड़ा सा दूर करना है। चलिए अभी थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। एक बार जरा सा देख लेते हैं कि जो अभी जो बदलाव हुआ है वो क्या हुआ है, स्क्रीनिंग के बारे में देख लेते हैं। तो देख लीजिए, स्क्रीनिंग जो परीक्षा है दोस्तों, यहाँ पर आपकी सबसे पहले तो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको दोस्तों लाने पड़ेंगे, न्यूनतम अंक दोस्तों आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 35% अंक दोस्तों लाने पड़ेंगे 150 में से। पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप 35% अंक लाए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, यानी कि आप नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाओगे, नहीं, इसके बाद आपको मेरिट में भी आना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, ओबीसी वाले तो 30% है, फिर आप ईडब्ल्यूएस वाले तो 30% है, SC ST में आते 25%,
DFF में आते तो 25, इसके बाद भूतपूर्व सैनिक तो 25, उसके बाद उत्तराखंड के दिव्यांग है तो 20%। ये दोस्तों क्राइटेरिया इतने मिनिमम आपको स्क्रीनिंग एग्जाम में लाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए मेंस में तो आपको होता ही है, मेंस तो जनरली क्या है, उसी परीक्षा के आधार पर आपका चयन होना फाइनली, तो उसमें भी डिस्क्वालीफाइंग नेचर का होता है, वो 45% लाने पड़ते हैं, यानी कि 200 में से आपको 290 मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो पिछले बार ये हुआ था कि कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं 200 में से 90 मार्क्स नहीं ला पाए, डिस्क्वालीफाई हो गए, बाहर हो गए, तो काफी सारे प्रवक्ता के पद खाली रह गए। ऐसी ही बात करेंगे ओबीसी की, तो यहाँ पर 40 है, यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 40 हैं, SC/ST की बात करें 35 हैं, DFF की 35, फिर भूतपूर्व सैनिक 35 और उत्तराखंड के दिव्यांग 30% दोस्तों लाने पड़ेंगे। इतना क्वालिफाई करना पड़ेगा, बट इसका अर्थ अगेन मैं बता रहा हूँ ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको मेरिट में भी आना पड़ेगा। और अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो चाहे पद खाली भी रह जाए तब भी आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। देखिए अब कभी लोग ये सोचते होंगे कि फायदा क्या है, फिर देखिए डिस्क्वालीफाई का अर्थ ये है कि आप ला नहीं रहे मार्क्स, आपको सीधे बाहर किया जाएगा, चाहे पद खाली क्यों ना रह जाए, ठीक है। 45% अगर आप अंक नहीं ला पा रहे, 90 अंक नहीं ला पा रहे, चाहे भले ही कैंडिडेट्स ना मिले, पद चाहे खाली रह जाए, आपको कंसिडर किया ही नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपको पद अगर खाली हैं तो आपको कंसिडर कर लिया जाएगा। और पता चला कि कई सारे लोग अगर उसको क्वालिफाई करें तो जो ऊपर के जो टॉप के लोग होंगे उनको मिलेगा। तो ये आपने ये समझना है कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग नेचर इसलिए यहाँ पर दोस्तों बनाया गया। तो एक ये चाहते हैं कि भाई उत्तराखंड प्रवक्ता का एग्जाम है तो उसका एक लेवल होता है, तो उसी हिसाब से तो आप जिस एग्जाम का जो लेवल है ना, उसी के हिसाब से दोस्तों उसकी प्रिपरेशन करें। तो हमारा भी दोस्तों एक बैच चल रहा है उत्तराखंड प्रवक्ता का, GIC लेक्चर का, और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक लेक्चरर का भी बैच चल रहा है। दोनों का कंबाइंड बैच चल रहा है, दोनों के सिलेबस को साथ में कवर करा रहे हैं। इससे बेस्ट कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती। अदरवाइज GIC लेक्चरर मैथमेटिक्स का अलग से बैच, पॉलिटेक्निक लेक्चरर का अलग से, मैथमेटिक्स का अलग से बैच, दोनों बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। और ये हमने एक बहुत ही कंबाइंड बढ़िया कोर्स दोस्तों निकाला है जिसमें आपकी दोनों की प्रिपरेशन होगी। पॉलिटेक्निक लेक्चरर मैथमेटिक्स का तो हो जाएगा फरवरी में एग्जाम, और इसका जो एग्जाम है तकरीबन मुझे लगता है कि यहाँ से आपको पूरा 1 साल के अंदर मौका मिल जाएगा। तो हमने जो सिलेबस है 1 साल या 9 महीने या 10 महीने आपको मिल जाएंगे, तो यहीं से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और हमेशा दोस्तों सोचना है नॉलेज के लिए पढ़ना है। देखिए ऐसा नहीं है कि यही एग्जाम है एक केवल, और भी कई सारे एग्जाम हैं। अभी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय है, DSSS, कई सारे एग्जाम है, सभी जगह पे आपसे मैथमेटिक्स पूछेंगे और यही कॉन्सेप्ट होते हैं। वहां के लिए कोई अलग से आपने कुछ नहीं करना है, तो आप उसके लिए भी ये कोर्स को ले सकते हैं। तो मेरी तो आपको यही सजेशन रहेगी कि आप उसके लिए भी इस कोर्स की ओर को जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो ऐप है उसका नाम है क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस ऐप, उसको तुरंत डाउनलोड कर लीजिए और अभी से अपनी जर्नी को शुरू कर दीजिए यहाँ से। अब ये नहीं सोचना है कि मैं इसको लेक्चरर ही क्वालिफाई करूंगा या फिर मैं क्वालिफाई करूंगा। आपने क्या करना है, जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं आप तो सारी चीजें पढ़ते चले जानी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने हैं। उसके बाद कोई भी एग्जाम हो, अलाना फलाना ढिमकाना, कोई भी एग्जाम हो, कहीं से भी किसी भी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपको आना चाहिए। अपने आप ही आपके एग्जाम सारे क्वालिफाई होने स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे वो ASO का एग्जाम हो, चाहे लेक्चरर मैथमेटिक्स का हो, चाहे LT का एग्जाम हो, सभी जगह के लिए आप प्रिपेयर अपने आप को पाएंगे। तो इस तरह का दोस्तों बेहतरीन कोर्स हमने निकाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और YouTube के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो परेशान ना हो, यहाँ पर भी हम लगातार कुछ ना कुछ क्लासेस आपके लिए, जो गाइडेंस क्लासेस हैं वो भी डालते रहेंगे। डोंट वरी, बस इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।